हेलो दोस्तों। तो मैं आज फाइनेंशियल सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच, जो है इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम जानेंगे कि क्या है और इसके बारे में ये कितना इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है? तो टर्म इंश्योरेंस जस्ट ए सिंपल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। ये लाइफ इंश्योरेंस है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक टर्म। मीन्स ये जैसे आप टर्म प्लान परचेज करोगे तो उस समय आपको कितने दिनों के लिए ये लिया जाता है वो आपको उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या है? नो मैच्योरिटी बेनिफिट, ओनली डेथ बेनिफिट। इसमें क्या है कि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें आपको डेथ बेनिफिट ही मिलता है इसमें ओनली। कि आपको अगर किसी को डेथ हो जाता है उस प्रीमियम में, जितने दिनों का आपका इंश्योरेंस है उस टाइम से पहले तक अगर आप किसी की डेथ हो जाती है तो उसको ओनली बेनिफिट ऑफ डेथ का बेनिफिट मिलेगा और नो मैच्योरिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद क्या है? अफोर्डेबल प्रीमियम कंपेयर टू अदर लाइफ इंश्योरेंस टाइप। मतलब इसमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रीमियम देना नहीं है। जैसे दूसरा कोई इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, बट टर्म प्लान में क्या है? आपको ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वाई टर्म इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है? क्योंकि ये फैमिली सिक्योरिटी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सपोज किसी का अगर कोई घर में एक अर्निंग मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? उसका अर्निंग तो डायरेक्टली बंद हो जाएगा। तो टर्म प्लान होने से क्या है, टर्म इंश्योरेंस होने से क्या है, आपको टर्म इंश्योरेंस वाले जो अमाउंट देंगे वो आपको रिप्लेस्ड लॉस्ट इनकम, जो इनकम डेथ होने से ख़त्म हो गई थी, उसके बदले आपको एक कुछ ऐसा अमाउंट मिल जाएगा ताकि आगे की लाइफ जीना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर इस पर्सन ने डेथ से पहले अगर कोई लोन ले रखा है या फिर कोई कर्ज, कोई किसी से उधार ले रखा है या फिर कुछ ऐसा चीज़ ले रखा है जिसको कि इसको पे करना था, बट वो पे करने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो ये सारे पैसे अब क्या है, ये बर्डन हो जाएगी फैमिली पे इसके डेथ के बाद। तो उस टाइम पे आपको ये जो पैसा मिला होता है इसको दे करके डेट और एक्सपेंसेस को, डेथ को चुका सकते हैं। जो भी आपका खर्चा चल रहा है, कोई ईएमआई चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये सब चीज़ इस पैसे को दे करके आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। हाउ मच कवरेज डू यू नीड, मतलब आपको कितने रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। तो थंब रूल क्या है? आपका एनुअल इनकम जितना है, आपका एनुअल इनकम जितना है उसका 10 to 15 टाइम्स एनुअल इनकम का आपको टर्म प्लान होना चाहिए। सपोज किसी की एनुअल इनकम किसी की अगर 20 लाख रुपीज़ है, तो 20 लाख रुपीज़ है तो इसको 2 करोड़ या 3 करोड़ या 2.5 करोड़ का इनकम होना चाहिए, टर्म प्लान होना चाहिए। जनरली इतना पैसा बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के इनकम होती है 20 लाख, तो उस हिसाब से आपको टर्म प्लान लेना है कि आपका जितना भी एनुअल इनकम है उसका 10 to 15 टाइम्स आपका इनकम होना चाहिए। टर्म प्लान का ये होना चाहिए कवरेज। अब क्या है, इसमें आप ये भी कंसीडर कर सकते हो डेट कितना है, लोन कितना है, एजुकेशन, डेली एक्सपेंस, ये सब सारा चीज़ आप कैलकुलेट करके ही इसका कवरेज का अमाउंट आप फिक्स करो, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को भी कंसीडर करते हुए कि जब अभी आप सपोज कोई 25 के एज में कुछ 1 करोड़ का लिया टर्म प्लान, लेकिन ये 1 करोड़ का वैल्यू जो आज है वो जब ये 60 साल या 80 साल का होगा उस टाइम पे इसका वैल्यू 1 करोड़ ही नहीं रहेगा, वो वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये सब सारा कैलकुलेशन करके इसमें कुछ टॉपअप का भी ऑप्शन रहता है कि आप कुछ दिन पे इस पर कुछ परसेंटेज से टॉपअप भी कर सकते हो। तो ये जब आप परचेज करोगे तो उस टाइम पे ये डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। डिटरमाइन द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म क्या है? ये चूज द राइट पॉलिसी टर्म लेंथ। आपको एक पर्टिकुलर
बात पे डिस्कशन करना होगा कि कितने साल का आपका पॉलिसी होना चाहिए बेस्ड ऑन एज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्यूचर गोल। आपको अभी फ़िलहाल क्या एज है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भविष्य में क्या गोल है, इन सब सारे चीज़ों पर को कंसीडर करते हुए आपको टर्म प्लान को कंसीडर करना है। कवरेज द पीरियड टिल मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चाइल्ड एजुकेशन, लोन रिपेमेंट, पॉपुलर टर्म है 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो इस सब चीज़ों को ये जनरली 10 साल, 20 साल, 30 साल ये जब ज़्यादा एज में लेंगे, कोई 50 साल के एज में लेता है, कोई 40 साल के एज में लेता है, कोई 25 साल के, तो आप जितना कम एज में टर्म प्लान परचेज करोगे उस समय आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। और भी जो कंडीशन होते हैं, जैसे किसी के हेल्थ अच्छी रहती है, किसी का जैसे 40 के एज में आप जाके परचेज करोगे, आपका मेडिकल होगा, उस समय कुछ प्रॉब्लम निकल गई, तो उस समय आपको क्या है ना, ये टर्म पॉलिसी सेल करने वाली जो कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या करेगी, प्रीमियम हाइक कर देगी या फिर कुछ वेटिंग पीरियड डाल देगा। तो ये सब चीज़ क्या होता है, ज़्यादा एज के बाद लेने के प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या है, कंपेयर द प्रीमियम। आप प्रीमियम कंपेयर करो, एफोर्डेबल वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव। आप कितना एफोर्ड कर पाओगे और कितना उसमें प्रीमियम आपको उसमें ऐड करके देता है। जैसे कंपेयर प्रीमियम अक्रॉस इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का देखिए किसका क्या फीचर है। ठीक है, इंश्योर अफोर्डेबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग कवरेज। आप अपने आप को कितना एफोर्ड कर सकते हैं वो सबसे पहले देखना है। अफोर्डेबिलिटी देखना है विदाउट सेक्रीफाइसिंग कवरेज। आप कवरेज को बिना सेक्रीफाइस किए आप पहले अफोर्डेबिलिटी चेक करना है। इसके बाद प्रीमियम इंक्रीजेज विथ एज टू बाय अर्ली, सो बाय अर्ली। यहाँ पे ये मैं बात मेंशन किया हूँ कि प्रीमियम पहले जितना लेट से आप परचेज करोगे उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या है, अर्ली, जितना जल्दी आप परचेज करोगे टर्म इंश्योरेंस उतना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप क्या है ना, प्राइस कंपैरिजन टेबल होता है, उससे वहाँ से आप टेबल से मैच करा सकते हो कि किस एज में लेने पे कितना पैसा प्रीमियम रहेगा, कितना ज़्यादा एज पे कितना रहेगा, वहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चेक द इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जब हेल्थ इंश्योरेंस का भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो वहाँ भी ये बताया था कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप चेक कर लीजिए, उसके वेबसाइट पर दिया हुआ रहता है। इंश्योरेंस कंपनी अपने वेबसाइट पर अपडेट करके रखती है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैक्सिमम होगा उसको एक क्राइटेरिया होना चाहिए सेलेक्ट करने का। ऐसा नहीं है कि किसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैक्सिमम है बट उसका जो कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स है, कुछ मेडिकल का रिस्पॉन्स है, क्लेम के टाइम पे बहुत सारा इशू होते थे, ये सब चीज़ को इग्नोर नहीं करना, सारा चीज़ को एक साथ देख करके तब एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, तो क्या है की पॉइंट, क्या है, हायर CSR मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फैमिली रिसीविंग बेनिफिट। मतलब जितना ज़्यादा CSR होगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा, आपके जो बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग्स को आपके जाने के बाद, आपके डेथ के बाद कम मुसीबत होगा ये पैसा को रिकवर लेने में, और इजीली आपको ये पैसा मिल जाएगा। आपके फैमिली को सफ़र कम करना पड़ेगा क्लेम करने के लिए। ठीक है, लुक फॉर इंश्योर विथ CSR। हाँ, ये पॉइंट ये है, रफ आइडिया है कि 95% से एबव है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ओवर 3 to 5 years मैटर। अब किसी भी कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि एक साल 95% दे दिया, अगले साल जा करके 70% पे आ गया, 60% पे आ गया, तो ऐसा नहीं था। इसका कंसिस्टेंसी देखना है कि 3 to 5 year तक कंसिस्टेंटली ये इस CSR को मेंटेन कर रहा है या नहीं। इसका आप हर इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे यहाँ पे चार्ट दिया हुआ रहता है कि किस तरह से, बार चार्ट में दिखाया जाता है कि किस तरह से सेटलमेंट रेशियो हमारा प्रोग्रेस कर रहा है या कांस्टेंट है, या हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ये सब सारा उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, उसमें राइडर एंड एड ऑन करते हैं। मीन्स टर्म प्लान में क्या है जनरली कि आप डेथ के बाद ओनली डेथ होने पे ही बेनिफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें अभी कुछ ऐड ऑन कर दिया गया जिसको राइडर बोलते हैं। इसमें कवरेज को इन्हांस करते हैं विद राइडर, और एडिशनल पैसा सब डिपॉजिट करके इसमें और आपको कुछ फैसिलिटी दे दी जाती है। जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर्स। अब क्रिटिकल इलनेस क्या है कि 33-32 बोल के रखते हैं कि अगर मेजर हेल्थ इशू आ गया, किसी को मेजर हेल्थ इशू आ गया, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन है
लंग्स ट्रांसप्लांटेशन है, इसके बाद लीवर रिप्लेसमेंट करना है। तो ये सब चीज़ बहुत बड़ा कोई मेजर ऑपरेशन करना है, तो ये सब चीज़ में क्या है ना, आपको बहुत हेवी अमाउंट पर एक्सपेंस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को कुछ कुछ लिस्ट बना के रखी रहती है इंश्योरेंस कंपनी, जिसको क्रिटिकल इलनेस कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो एडिशनल राइडर का जो अमाउंट आपसे पे करवाती है, उस एडिशनल अमाउंट के बदले आपको ये फैसिलिटी देगी। क्रिटिकल इलनेस राइडर के नाम पे आपको क्रिटिकली जब आप बीमार पड़ेंगे तो वो इन्फॉर्म करने से आपको इस समय फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या राइडर होता है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। सपोज आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक पैर और एक हाथ दोनों अगर लॉस्ट कर गया, या फिर दोनों हाथ दोनों पैर, दोनों हाथ दोनों पैर, इस तरह से अगर कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट आपका लॉस्ट कर गए जिससे कि आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा, आपको जॉब आपकी चली जाती है, तो ये क्या होगा, आपको कुछ मंथली आपको 10 ईयर तक 15 ईयर तक कुछ अमाउंट, जिस तरह का आप पेमेंट करोगे राइडर के फॉर्म में, जिस तरह का पेमेंट करोगे उस तरह का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। आपको मंथली कुछ सैलरी के तौर पे आने लगेगा 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। प्लस ये भी रहता है कि जिस समय आप एक्सीडेंटल डिसेबल हो गए, या डिसेबल होने के बाद क्या होता है, आपका प्रीमियम आपको माफ़ कर दिया जाता है, वेवियर ऑफ प्रीमियम। ये कब होगा, जब आप डिसेबल हो जाओगे, ऑब्वियसली बात है जॉब नहीं कर पाओगे, आपकी इनकम रुक जाएगी। जब आपकी इनकम रुक जाएगी तब इसका पेमेंट कैसे करोगे प्रीमियम, तो उस समय क्या होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि प्रीमियम को वेव ऑफ कर दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो ये हो गया डिसेबिलिटी राइडर। डिसेबिलिटी राइडर यही हुआ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर या फिर डिसेबिलिटी राइडर। डिसेबिलिटी राइडर में क्या है, आप फुल्ली डिसेबल हो गए तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको किस टाइप का पैसा चाहिए, लमसम चाहिए या पर मंथ चाहिए, इस टाइप का आपको जब डिस्कशन होगा तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि इंश्योरेंस ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। तो चूज बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टर्म प्लान। ऑनलाइन प्लान्स आर ऑफलाइन चीपर। ऑनलाइन जब आप परचेज करोगे तो ऑनलाइन में क्या है, एक ऑफिस बना के रखी रहती है इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ एक एम्प्लॉय को रख दिया। वो एम्प्लॉय क्या किया ना, मैक्सिमम लोगों को फ़ोन पे डील कर लेता है, या वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे डील कर लेता है, और ईजी टू एक्सेस रहता है, आप जब चाहोगे इससे कनेक्ट कर सकते हो। बट ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में आपके पास एक टीम लेकर आएगा, मिनिमम 2 लोग आएगा, फिर वो ट्रैवल करके आएगा, आप मिलोगे या नहीं मिलोगे, फिर उसका क्या टाइमिंग है, एक्सपेंसेस होगा। तो ये सब चीज़ के वजह से क्या होता है ना, जो ऑफलाइन वाले क्या है, अपना कुछ मार्जिन कमीशन भी ऐड कर देते हैं, प्लस कमीशन तो खैर ऑनलाइन में भी करता है, बट ऑफलाइन में कमीशन के साथ साथ अपना एक्सपेंसेस भी आप पे ही पुट ऑन कर देगा। तो इस केस में क्या है, आपको ऑफलाइन वाला थोड़ा सा चीपर हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ऑनलाइन वाला थोड़ा सा चीपर रहेगा। इजी टू कंपेयर ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या है ना, आप बहुत सारे कंपनियों को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, बट ऑफलाइन में क्या है, एक कंपनी वाला आ गया, एक इंश्योरेंस कंपनी आ गया, एक बी कंपनी अब इस दोनों के सामने बैठा करके तो आप बात करोगे नहीं, जनरली ऐसा होता नहीं। बट ऑनलाइन में क्या है, आप इससे भी बात कर लिए, इससे भी बात कर लिए, दोनों के बात को नोट करके रख लिए, कंपेयर कर लिए, जो आपको सही लगा वो ले लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको इजी टू मतलब चीप भी हो गया, आपको जब टाइम मिले तब आपको इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इजी टू कंपेयर करना भी इजी हो गया। ऑनलाइन प्लान्स माइट ऑफर पर्सनल असिस्टेंट एंड सपोर्ट। हाँ, ऑफलाइन में क्या है, आपको थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के तौर पे कुछ एडिशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। बट ऑफलाइन वाले में क्या है, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में आपके सामने रहते हैं, तो ये आपसे ह्यूमैनिटी वाइज इतना अटैच नहीं हो पाएंगे। बट ऑफलाइन वाले क्या है, आपके सामने आएंगे, आपके साथ बैठ कर बात करेंगे, आपकी सारी समस्याओं को समझेंगे, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको समझाएंगे। तो इस दोनों में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कॉन्स एंड प्रोज दोनों है। तो ये आप एक बार देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रीव्यू एंड एक्सक्लूजन। अब इसमें ये भी देखना है कि क्या क्या चीज़ इसमें नहीं रहता है। जनरली आप जब परचेज करने जाओगे इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले इतनी सारी चीज़ें आपको बता देंगे एक बार में, इतना बेनिफिट बता देंगे लाइफ डेथ के बारे में, कि डेथ के बाद आपको ये मिल जाएगा, इतना करोड़ मिल जाएगा, ये बेनिफिट। तो आपको इंश्योरेंस परचेज करते समय तो ऐसा लगेगा कि जीने से ज़्यादा अच्छा है मरना। बट ये हकीकत है या नहीं, ये भी देखना है। और आपको
क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड किया गया है, मीन्स क्या क्या चीज़ आप नहीं करोगे, ये उसको पूछना है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी एक्सक्लूशन, क्या क्या चीज़ इसमें एक्सक्लूड किया गया। तो सुसाइड एक्सक्लूशन ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, इनिशियल पीरियड में क्या है, सुसाइड को एक्सक्लूड करके रखते हैं, बट आपको बताएंगे नहीं कुछ, तो ये बात को पर्टिकुलरली इस पर फोकस करके पूछना है। डेथ ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग डिजीजे में नॉट बी कवर्ड, तो पहले से अगर किसी को कोई बीमारी अगर है, जैसे लोग ज़्यादा एज में अगर पॉलिसी परचेज करते हैं 45, 50, 55 में परचेज करते हैं, तो उस टाइम तक क्या होता है ना, जनरली लोगों को कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है बॉडी में। तो उन सब चीज़ों की वजह अगर किसी को डेथ हो जाती है तो उस समय इस चीज़ को ये कंसीडर नहीं करते, बोलते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था जिसके वजह से इसकी डेथ हुई है और मैं इसको कवर नहीं करता हूँ। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, एक्सीडेंटल डेथ अंडर हैजार्डियस सिचुएशन, अगर कोई हैजार्डियस सिचुएशन में कोई जॉब कर रहा है तो उस समय अगर कोई डेथ होती है तो इन सब चीज़ों को भी वो इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे पॉलिसी के टर्म में ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है कि क्या नहीं किया, क्या क्या एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ही बारीकी से बात करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, इसके बाद हेल्थ कंडीशन एंड प्रीमियम, मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट प्रीमियम कैलकुलेशन। जब आप पॉलिसी परचेज करने के कगार पे रहोगे तो आपसे क्या होगा, आपका सारा डिटेल लेकर के आपका एक मेडिकल चेकअप प्लान करेंगे वो लोग। मेडिकल चेकअप का एक डेट शेड्यूल करेंगे, लोकेशन शेड्यूल करेंगे, यहाँ जा करके आपको मेडिकल चेकअप, मेडिकल रिपोर्ट देना है और उस मेडिकल के कंडीशन के बेसिस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेशन होगा। सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को अगर ज़्यादा एज की वजह से प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, उसमें प्रीमियम हाई कर देगा। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा एज पे लेने पे प्रीमियम हाई रहता है, प्लस अगर मेडिकल इशू से अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब नॉर्मल वैल्यू नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में, तो वहाँ से भी प्रीमियम आपका शूट अप कर जाता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और स्मोकिंग कैन इंक्रीज ए प्रीमियम, जिसको अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग का अगर सबसे पहले पूछता है आपको, जब आप ऑनलाइन लोगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा स्मोकिंग ड्रिंकिंग एनी एडिक्शन, तो ये सब चीज़ों को देख करके भी प्रीमियम हाई हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको कंसीडर करना है। हेल्दियर इंडिविजुअल गेट लोअर रेट्स, और जो हेल्दी है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई एडिक्शन है, ना कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग या फिर किसी को प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज नहीं है और अर्ली एज में परचेज कर रहा है प्रीमियम, तो उसके लिए बहुत ही कम रेट पे, कम प्रीमियम पे उसको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया आपका डेथ के बाद आपके फैमिली को बेनिफिट। और क्या है, और आपको ये टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जब तक आप प्रीमियम पे करते रहोगे तो एटीसी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवर करके एक सेक्शन आता है, वहाँ आप क्या है, जितना आप पे करोगे प्रीमियम पर ईयरली, वो आपको टैक्स रिबेट हो जाएगा। जब ये ओल्ड टैक्स रिजीम का ये ऑप्शन है, बस ओल्ड टैक्स रिजीम, ये ओनली ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू में नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से एटीसी का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। डेथ बेनिफिट इज टैक्स फ्री, जब आप आपके डेथ के बाद जो भी आपको प्रीमियम, आपको जो भी कवरेज का अमाउंट मिलेगा आपके फैमिली को, वो क्या है, टोटली टैक्स फ्री है अंडर 10D। इस टैक्स आर्टिकल के इसके अंदर आपका जो भी अमाउंट आपके फैमिली को मिलेगा ये नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, वेरीफाइड टैक्स लॉ फॉर योर कंट्री, और आपको क्या है, अपने कंट्री में क्या क्या, खैर हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने सारे लोग हैं सब लोगों के लिए सेम पॉलिसी टैक्स का लॉ है। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्या रूल है, ये सब के लिए सेम है, तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करना। टैक्स सेविंग ग्राफिक, तो टैक्स आपको किस तरह से टैक्स सेव होगा ये भी आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब क्या है, स्टेप्स टू बाय राइट टर्म इंश्योरेंस, तो स्टेप्स क्या फॉलो कर रहा है, एसेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मतलब आपके अभी ईयरली इनकम क्या है, आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हो, आपको अपने एज के 60, 70, 80 के एज पे जाते समय आपके फैमिली को कितने पैसे की ज़रूरत होगी, ये सब चीज़ों को एसेस करके आपको ये वाइज डिसीजन लेना है कि आपको कितने अमाउंट का प्रीमियम लेना है। कंपेयर डिफरेंट पॉलिसी एंड फीचर, हर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी और उसके फीचर्स को समझना है कि कौन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कौन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसके बाद क्या है, रीड टर्म एंड कंडीशन केयरफुल्ली, रीड टर्म एंड कंडीशन केयरफुल्ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये टर्म एंड कंडीशन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपको आपके फैमिली को आपके जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फैमिली मेम्बर से आप डिस्कस भी करो, टैक्स जब भी आप टर्म प्लान परचेज करो तो आप सारा चीज़ अपने फैमिली मेम्बर को डिस्कस करो कि हमने ये चीज़ ले रखा है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये फीचर है, ये इस तरह से। लोग भले ही सुनने से मना करेंगे बट आपको फोर्सफुली उनको ये चीज़ समझाना है कि नहीं, ये आपको समझना है, क्योंकि जब आप चले जाओगे तो आपके समझने से बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा, सामने वाले को समझाना है। आपके फैमिली में जो आपके बाद रह बच गए उनको ये चीज़ समझना है कि उनको कैसे पैसा रिटर्न लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये टर्म कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसल्ट विद फाइनेंशियल एडवाइजर इफ़ नीडेड, अगर आपको समझ में दिक्कत आ रही है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कोई समझदार है तो उनसे पूछिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बाद अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन में क्या है, सिक्योर योर फ्यूचर टुडे, अपने फ्यूचर को आज से ही आप सुरक्षित करें। कैसे, आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें। लोगों को लगता है कि अरे हमें कुछ नहीं होगा, मर जाने के बाद हमको क्या मतलब है, नहीं, ऐसा नहीं। आपके जाने के बाद आपके जो परिवार है उनको बहुत, आप ठीक है, नो डाउट पैसे आदमी की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी कम से कम थोड़ा सा टफ जो था वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगी आपके फैमिली में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आज से ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर को थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपलसरी लेना है। टर्म इंश्योरेंस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, यही बताया मैं कि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रीमियम होता भी नहीं है। चूज वाइजली बेस्ड ऑन योर नीड एंड बजट, अपने नीड और बजट के अकॉर्डिंग आपको, आपकी क्या नीड है, आपका क्या कंडीशन है, वो बजट क्या है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके आपको परचेज करना है, कितने अमाउंट का कवरेज लेना है। डोंट डिले, स्टार्ट प्लानिंग नाउ, मीन्स जितना ज़्यादा लेट करोगे आपका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा लेट करोगे प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ओनली प्रीमियम बढ़ रहा है, आप आज नहीं लिए, कल नहीं लिए, 15 दिन नहीं लिए, 20 दिन लिए, 6 महीना, 1 साल कभी नहीं लिए, लेकिन जब 1 साल तक बात को नेक्स्ट करते जा रहे हैं तो इस बीच में अगर कुछ इंसिडेंट हो गई तो क्या हुआ फिर, तो फिर जीरो हो गया। तो इसलिए जितना जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं कोशिश किया वो आपको समझ में आया हो कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली के लिए, और किस तरह से आप अपना लाइफ इंश्योरेंस परचेज करें, क्या क्या बातों को ध्यान रखें, किन किन मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना हो आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया हो, ठीक है। तब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।